So we have observed how to take a complement of a function. A complement of a function apply करने के two different methods भी हमने देख ली है. De Morgan's law is the visible example जिसमें हम देख सकते हैं कि complement कैसे apply हो रहा है. But एक और method क्योंकि ये dual से निकला था तो हमने dual apply करके भी देख लिया कि एक complement of a function कैसे लिया जा सकता है. अगर question में इन दोनों में से कोई method specifically mention हो, then you are restricted to use that method. Otherwise हमने डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम देखें तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है और या एक सिंपल मेथड है कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने का. उसमें हम सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ की एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया, डी मॉर्गन्स लॉ की एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम उस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते चले जाते हैं. ड्यूल में हमने देखा है कि ड्यूल ऑफ अ फंक्शन में हम पहले इंटरचेंज करते हैं एंड और को आपस में, और उसके बाद 0 या 1 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, एंड देन वी टेक द कॉम्प्लीमेंट. यहाँ कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली मीन्स negate each literal. Negate each literal means if we have a bar on a literal, then we write it in the simple form, and if we do not have a bar on a literal, so we write a bar on that specific literal. So there are two different methods of taking the complement of a function. अगर आपको मेथड स्पेसिफाई ना किया गया हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन अप्लाई करने का सिंपल और बेसिक मेथड इज बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. De Morgan's law is the most simple and basic method of taking complement of a function. क्यों? De Morgan's law एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, वो लॉ ही कॉम्प्लीमेंट बेस्ड लॉ है. तो वो लॉ अगर आप यूज कर लें बाय डिफॉल्ट तो दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे और मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन. क्योंकि ड्यूल के लिए आपको ये एक स्टेप फर्दर करना पड़ जाता है. पहले आप ड्यूल लेते हैं एंड देन यू निगेट और टेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच लिटरल. डी मॉर्गन्स लॉ में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता. क्यों? डी मॉर्गन्स लॉ का एक्सप्रेशन ही यही है कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन पे ही बेस्ड है. सो इट इज प्रेफरेबल अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन आए और कोई मेथड स्पेसिफाई ना हो और लिखा हो कि यू हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन, सो इट इज वेरी मच बेटर and very much simplest to take De Morgan's law or apply De Morgan's law on that expression. होल बार लेके आप उस पर सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन अप्लाई कर लें. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे. कॉम्प्लीमेंट के स्टेप्स भी हम देख चुके हैं. एंड और में चेंज होता है और एंड में 0 1 में 1 0 में, और वन स्टेप एक और होता है इसमें, वी कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल. कॉम्प्लीमेंट मीन्स वी टेक द negation of each literal. The difference between the complement and the dual. The dual of an identity is एक्चुअली आल्सो एन आइडेंटिटी. ये बात हमने अभी पीछे जब बूलियन बेसिक आइडेंटिटीज देखी थी और मैंने उसके प्रूफ्स करवाए थे तब मैंने ये बात आपको साथ साथ प्रूफ्स में बताई थी कि दिस प्रूफ की जो एक्सप्रेशन थी, दिस इज द बूलियन आइडेंटिटी, और ये बूलियन आइडेंटिटी दूसरी बूलियन आइडेंटिटी उसी तरह की उसका ड्यूल था. So one Boolean identity can be the dual and can create an other Boolean identity. ये बात हम अभी previous lectures में देख चुके थे. उसकी कुछ examples मैंने शो कर दिए यहाँ. जिस तरह हमारे पास Boolean identity थी x plus 0 is equal to x. इस पे अगर हम dual apply करें, dual means operators plus और dot को आपस में interchange करना और identity element 0 and 1 को आपस में interchange करना. तो x as it is आ गया, प्लस डॉट में चेंज हो गया, 0 1 में चेंज हो गया और x भी एज इट इज आ गया. तो ये आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी और ये इसका ड्यूल है. सिमिलरली अगर हम एक और आइडेंटिटी ले लें जो हम पढ़ चुके हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एज इट इज आ गया, x एज इट इज आ गया. यहाँ मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर दी है. ये x भी एज इट इज आ गया, प्लस था, डॉट में चेंज हो गया और अल्टीमेटली वी गॉट x. तो ये बूलियन आइडेंटिटी है, ये भी एक और बूलियन आइडेंटिटी है और ये इसका ड्यूल है. सो अगर आप एक बूलियन आइडेंटिटी लें और उस पर ड्यूल अप्लाई करें तो आपको एक और बूलियन आइडेंटिटी ही मिलती है. हेंस इट क्रिएट्स न्यू आइडेंटिटीज विच आर आल्सो वैलिड. सो ड्यूल एक्चुअली अप्लाइज ऑन दी बूलियन आइडेंटिटीज. वी डू नॉट प्रेफर ड्यूल अप्लाइंग ऑन एनी आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन. उसकी वजह अभी मैंने जब आपको ड्यूल का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूल ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें वापस नहीं देता, वो उसकी फॉर्म को काफी हद तक चेंज कर देता है. सो वी प्रेफर कि हम जब ड्यूल को डिफाइन करते हैं तो हम अक्सर बताते हैं कि ड्यूल एक्चुअली वैलिड एक्सप्रेशंस पे, वैलिड आइडेंटिटीज पे अप्लाई होता है. इससे एक और आइडेंटिटी बाय टेकिंग अ ड्यूल निकल सकती है. इसीलिए हम बात हमेशा करते हैं कि ड्यूअलिटी प्रिंसिपल मींस के वो एक वैलिड एक्सप्रेशन ही क्रिएट करे. और वैलिड एक्सप्रेशन, चूंकि हम बूलियन आइडेंटिटीज की बात करें, बूलियन आइडेंटिटीज आर द वैलिड आइडेंटिटीज, सो हम उसमें ड्यूल अप्लाई करें तो हमें
देखिएगा ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन की दोनों वैलिड है, ये दोनों बातें दुरुस्त है हमारी अकॉर्डिंग टू बेसिक बूलियन आइडेंटिटी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन पे अप्लाई किया जा सकता है। क्यों? मैंने अभी आपको एक कॉम्प्लीमेंट के इंट्रोडक्शन में बताया, कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट टेकिंग द नेगेटिव ऑफ होल एक्सप्रेशन, किसी भी चीज को उसका उलट कर देना, उसका नॉट ले लेना इज अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। तो वो नॉट कहीं भी अप्लाई हो सकता है, वो 0 को 1 में कर देगा, 1 को 0 में, ए है तो उसको ए बार कर देगा, एंड है उसको और कर देगा, एंड वाइस वर्सा। वो हर चीज को नेगेटिव कर देगा। अब हर चीज को नेगेटिव अगर वो कर देगा तो वो किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं हमारा रिजल्ट ओरिजिनल एक्सप्रेशन की इक्वल रहे या ना रहे। क्यों? क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, हम बात ही ये कर रहे हैं कि हम चीज को उलट रहे हैं। तो एक आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना इसलिए हो जाता है एक्सेप्टेबल क्योंकि हम उसका अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो ये बात हमें मालूम है कि हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, उसका ऑपोजिट ले रहे हैं, वो हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन के सिमिलर नहीं मिल सकता, वो हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू भी नहीं देगा, वो आंसर भी नहीं देगा ओरिजिनल एक्सप्रेशन के जैसा कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि हम उसमें से पूरे एक्सप्रेशन को उलट रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। इन कॉम्प्लीमेंट हम अक्सर क्या करते हैं, वी निगेट ईच वेरिएबल, ये एक स्टेप फर्दर था ड्यूल से। वी स्विच ईच ऑपरेटर, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, एंड वी स्विच ईच आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 को 1 में और 1 को 0 में। सो अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन की, तो इस पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें तो हमारे पास अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन बनती है, एक्स सिंपल आ जाएगा डॉट प्लस के साथ, y के ऊपर बार नहीं है, y के ऊपर बार आ गया, ये एक अनअदर फॉर्म है, ये बार या इस पोस्ट ऑफिस के साथ भी कॉम्प्लीमेंट होता है। आप कुछ बुक्स में या कुछ सोर्सेज ऑफ इंटरनेट से अगर पढ़ें या कभी देखें तो आपको पता चलेगा कि बार भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये पोस्ट ऑफिस भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जब मैंने नॉट गेट का इंट्रोडक्शन करवाया था तो टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट और टेकिंग अ नॉट में मैंने आपको 3 मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस बताई थी ऑफ टेकिंग। ओवर बार था, सेमीकोलन था, सॉरी कॉलन था, और तीसरा आपके पास एक और ऑपरेटर था, उसके थ्रू, तीनों के थ्रू आप ये जो है कॉम्प्लीमेंट को शो कर सकते हैं। तो ये मैंने पोस्ट ऑफिस इसलिए यहाँ लिखा हुआ ताकि आपको ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो सके कि अगर कहीं पोस्ट ऑफिस लिखा हो तो ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही एक और रिप्रेजेंटेशन है। प्लस डॉट में चेंज हो गया, एक्स के ऊपर कोई बार नहीं है, एक्स पोस्ट ऑफिस मीन्स एक्स बार हो गया, डॉट है प्लस में, और वाई पोस्ट ऑफिस मीन्स वाई बार है तो वो सिंपल बार में हो गया। इसका क्या मतलब है? इफ वी प्लग द वैल्यूज इन फंक्शन f1 it will give you the exact opposite results of placing the same values in your function f2 जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप f1 में कोई भी मतलब कोई भी वैल्यूज, कोई भी बिट वैल्यूज डालें इसमें जीरोस एंड वंस के, तो वो आपको सिमिलर रिजल्ट नहीं देगा ये f2 जो कि f1 का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मींस आपने सब कुछ उल्टा दिया है, अब उसकी वो वैलिडिटी नहीं रही है, हालांकि ड्यूल में वैलिडिटी रहती है। एक बात। दूसरी बात, ड्यूल एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है? परफॉर्मिंग देयर स्टेप्स। ड्यूल में एंड और इंटरचेंज होता है, 0 एंड 1 इंटरचेंज होता है, लिटरल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक स्टेप फर्दर है वो ड्यूल से, उसमें एंड और आपस में इंटरचेंज होते हैं, 0 1 आपस में इंटरचेंज होते हैं, एंड 1 स्टेप इज फर्दर इन योर कॉम्प्लीमेंट, ये कि आपके पास निगेशन ऑफ ईच वेरिएबल, टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, उस पे इफेक्ट होता है। बार वेरिएबल सिंपल वेरिएबल में आ जाता है और सिंपल वेरिएबल बार फॉर्म में आ जाता है। These are your differences between your complement and dual. Next is our एक थ्योरम वाला लास्ट रह गया, कंसेंसस थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। कंसेंसस थ्योरम क्या है ये भी हम देख लेते हैं। कंसेंसस थ्योरम में एक बात याद रखिएगा, हम कंसेंसस थ्योरम की एक्सप्रेशन देख चुके हैं, उसमें जो major points हैं which we have to observe while seeing an expression कि ये consensus theorem apply हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो 3 major points ये हैं। There must be 3 variables in your expression. Here x, y, z. Suppose each variable must be repeated twice times. हर variable को 2 मर्तबा अक्कर होना चाहिए आपके given expression में। तीसरा point ये है, one variable must be present in कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। उनमें से 3 वेरिएबल में से कोई एक ऐसा वेरिएबल जरूर होना चाहिए जो अपने सिंपल और कॉम्प्लीमेंट दोनों फॉर्म में मौजूद हो, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी मौजूद हो।
ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, देन यू कैन अप्लाई योर कंसेंसस थ्योरम। आपको कंसेंसस थ्योरम सिंप्लीफिकेशन करते हुए याद रहेगा। फॉर ये आपकी एक्सप्रेशन है आपकी कंसेंसस थ्योरम की, जिसमें एक्स वाई जी वेरिएबल्स लिए हुए एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट जी प्लस वाई डॉट जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जी। अब इस एक्सप्रेशन में गौर कीजिएगा, इसमें एक रिडंडेंट टर्म है। वो रिडंडेंट टर्म कौन सी है जो डिस्कार्ड हो गई है? वो ये वाली डिस्कार्ड हो गई है। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना 2 टर्म्स, ये देखिएगा ये एज इट इज लिखी हुई है, और जो तीसरी टर्म है वो रिडंडेंट कहला रही है और वो डिस्कार्ड हो चुकी है। वो क्यों डिस्कार्ड हो गई है? The third term is redundant and can be omitted from the expression. In the above expression, the redundant term is your y dot z. Which terms remain or which is the redundant? How you will decide it? After applying this theorem, we can only take those terms which contain a variable which is present in simple and complemented both forms, and here that is x. अभी मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए जो मैंने आपको बोला आपको याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक गिवन एक्सप्रेशन आपको सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखी हुई है, और आपको अब नहीं मालूम इसके ऊपर कौन सी बूलियन लॉ या कौन सी बूलियन आइडेंटिटी अप्लाई हो या कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो आप इस एक्सप्रेशन में अगर आपको लग रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, सो द 3 मेजर पॉइंट्स आपने सबसे पहले देखने हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, यस, एक्स वाई एंड जी, 3 वेरिएबल्स हैं। अल्टीमेटली 3 वेरिएबल्स हैं, वो बार में है या नहीं बार में है उसकी बात अभी बाद में होगी। 3 वेरिएबल्स हैं, यस, इस लेफ्ट हैंड साइड पे गौर कीजिएगा, यस, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं। ईच वेरिएबल इज अकरिंग ट्वाइस टाइम्स, यस, एक्स 2 मरतबा आ रहा है, वाई भी 2 मरतबा आ रहा है, जी भी ट्वाइस टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट, वन वेरिएबल इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। देखिएगा एक्स सिंपल फॉर्म में भी है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है, ठीक है, एक्स सिंपल फॉर्म में भी है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है, लेकिन ऐसा वाई के साथ नहीं है, ना ही ऐसा जी के साथ है। ठीक हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं विच टर्म इज द रिडंडेंट टर्म। यस, वी कैन डिसाइड इट। क्यों? क्योंकि जिस टर्म को हमने रखना है उस टर्म में ये वाला वेरिएबल होना जरूरी है जो अपने सिंपल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में मौजूद हो, सिर्फ वो टर्म रहेगी। तो वो कौन सा वेरिएबल है जो अपने सिंपल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में है और किन टर्म्स के अंदर मौजूद है वो? ये देखिएगा, फर्स्ट टर्म में x अपने सिंपल फॉर्म में है और सेकंड टर्म में x अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। सो इट मींस ये दोनों टर्म्स रहेंगी एक्सप्रेशन के अंदर और ये हमारी रिडंडेंट टर्म है, ये हमारी एक्स्ट्रा टर्म है, ये डायरेक्टली डिस्कार्ड हो सकती है और अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन इन 2 टर्म्स पे रह चुका। सो वी हैव टू मेमोराइज दीज 3 पॉइंट्स। और कौन सी टर्म रहेगी एक्सप्रेशन के अंदर? वो वाली है कि वो वाला लिटरल या वो वाला वेरिएबल जो अपने सिंपल फॉर्म में एक टर्म में मौजूद है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अपनी दूसरी टर्म में मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू हम इस कंसेंसस थ्योरम को प्रूफ भी कर लेते हैं by using the basic boolean identities और basic laws। ये basic law के accordingly x dot 1 के accordingly ये देखिएगा y dot z में मैंने 1 खुद से प्लेस कर दिया टू टेक एडवांटेज, ताकि मैं अपना प्रूफ दे सकूं। 1 अकॉर्डिंग टू माई बूलियन बेसिक आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है, मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज कर ली है इन टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ प्रूविंग माई कंसेंसस थ्योरम। आगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन पे सिंपली। नेक्स्ट मेरे पास अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन मिली है ये मैंने रीअसेंबल किया है एक्सप्रेशन, ताकि मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई को कॉमन ले सकूं और इस एक्सप्रेशन में मैं एक्स बार डॉट जी को कॉमन ले सकूं। नेक्स्ट 1 प्लस जी अकॉर्डिंग टू माई बेसिक बूलियन आइडेंटिटी 1 प्लस जी इज इक्वल टू 1 और मेरे पास अल्टीमेटली ये बच गया। Hence, this is equal to your right hand side. So, consensus theorem keep proving by using basic boolean laws के थ्रू भी मैंने आपको शो कर दी है, लेकिन इसके अलावा मैंने एक डायरेक्ट वे भी आपको बता दिया है हाउ बाय सीइंग योर एक्सप्रेशन यू कैन जज के इस पे कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकता है बाय मेमोराइजिंग दीज 3 मेजर पॉइंट्स। 3 वेरिएबल्स मौजूद हो एक्सप्रेशन में, हर वेरिएबल दो मरतबा रिपीट हो रहा हो, और तीसरा मेजर पॉइंट है उनमें से एक वेरिएबल अपने सिंपल फॉर्म में भी मौजूद हो और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी मौजूद हो एक टर्म में। तो इस एग्जांपल में वो x था, ये देखिएगा x सिंपल में भी है और कॉम्प्लीमेंटेड में भी है और हर वेरिएबल ट्वाइस टाइम रिपीट हो रहा है। तो रिडंडेंट टर्म कौन सी होगी? वो वाली जिसमें ये x पाया नहीं जा रहा। तो दिस इज माई रिडंडेंट टर्म। सो डायरेक्टली कंसेंसस थ्योरम ये सोचकर इन पॉइंट्स को मेमोराइज करके भी अप्लाई किया जा सकता है।